टेलीफोनिक कन्वर्सेशन हुई है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और प्रेसिडेंट इब्राहिम रईसी के बीच। मोदी जी ने जो ईरानियन प्रीमियर से बात की है, उससे पहले यूएई की उन्होंने उनसे कॉल की है। मैं थिंक कि इंडिया ने बहुत ही जल्दी रियलाइज किया कि भाई हम दुनिया के सेंटर है तो अगर हम दुनिया को देखेंगे तो फ्रॉम आवर पॉइंट ऑफ व्यू, जब अमेरिका की डिप्लोमेसी काम नहीं कर रही वहां पे, उनके मोदी के जरिए क्यों ना हो, पाकिस्तानी को तो डूब मरना चाहिए। कि इजराइल की तरफ से 1 लाख जॉब्स इंडियंस को दी जाए। भारत इस पूरे कॉन्फ्लिक्ट के अंदर जो है वो ज्यादा इफेक्टिव नजर आता है। नरेंद्र मोदी जिस तरीके से मुल्क को ऊपर लेकर गया है, और से जाहिर है कि वो एक रिस्पेक्टेबल लीडर है। अगर इस जंग को रुकवाने में कोई कंट्री बड़ा अहम किरदार अदा कर सकता है तो इंडिया। मोदी साहब की इस मामले में ज्यादा इफेक्टिव इसलिए हो, जिसके बाद सियासी जमातों की सरगर्मियां तेज हो गई। कहीं तहफुजात उठाए जा रहे हैं तो कहीं मुलाकातों का सिलसिला जारी। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब और प्रेसिडेंट ऑफ ईरान इब्राहिम रईसी के बीच। वो गैर मजहब कभी भी किसी मुसलमान की मदद नहीं करते। इजराइल में 1 लाख से ज्यादा भारतीय लोग जो है वो काम के सिलसिले में कि हम तो इस्लाम के पैरोकार हैं बज़ाहिर के, हम तो जिहाद पर निकले हुए हैं। है कि इंडिया अपनी तमाम कैपेबिलिटीज इस्तेमाल। भारत और इजराइल के रिलेशनशिप जो है वो बड़े काफी अरसे से और बड़े क्लोज है। सबका रुख कर दिया है उस वक्त ईरान की तरफ। तो न्यूक्लियर जंग की बात, आप पाकिस्तानी लोगों का कैसा डबल स्टैंडर्ड, क्योंकि अमरीकी बहरी बेड़े पानियों में, समंदरों में, इंटरनेशनल वाटर्स के अंदर मुसलसल तैर रहे होते हैं। हमारे YouTube चैनल हिंदुस्तानी हाइट्स में आपका स्वागत है दोस्तों। जैसा कि आपने मीडिया क्लिप्स में देखा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इजराइल और हमास के संघर्ष और बढ़ते हुए विश्व युद्ध के खतरे के बीच कमान संभाल ली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम राइसी से टेलीफोन पर बात की और इस युद्ध के परिणामों और इसके खतरों पर विस्तार से वार्ता की। इसके बाद उन्होंने जॉर्डन के शाह और यूएई के राष्ट्रपति से भी बात की। प्रधानमंत्री मोदी के कमान संभालने से माना जा रहा है कि भारत इस युद्ध को रोकने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर सकता है। भारत मध्यस्थ के लिए इसलिए भी उपयुक्त है क्योंकि भारत के किसी भी देश के साथ दुश्मनी नहीं है और उसका रवैया सदा से ही तटस्थ रहा है, यानी वो किसी एक पक्ष में एक तरफा रवैया नहीं रखता है भारत। इसीलिए भारत को इस संघर्ष को रोकने के लिए सर्वथा उपयुक्त माना जा रहा है। सो लेट्स एंजॉय। अगर इस जंग को रुकवाने में कोई कंट्री बड़ा अहम किरदार अदा कर सकता है तो इंडिया है। और सिर्फ यही नहीं है कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की तरफ से इब्राहिम रईसी को कॉल किया, चंद दिनों में इंडिया के प्राइम मिनिस्टर की तरफ से पूरी दुनिया के किन किन कंट्रीज के लीडर्स को कॉल की गई है। तो उसमें इजराइल शामिल है, जॉर्डन, इजिप्ट, यूके, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, सऊदी अरेबिया और जो वेस्ट एशिया का इस वक्त क्राइसिस है, इस पर बात हुई है कि कैसे इस क्राइसिस को रोका जा सकता है। इसकी वजह यह है कि जो इब्राहिम रईसी की तरफ से कहा गया कि आप अपनी कैपेबिलिटीज को इस्तेमाल कर सकता है इंडिया इस वक्त इस जंग में एक अहम किरदार प्ले करने के लिए। तो साथ ही उन्होंने कहा कि जो नॉन अलाइनमेंट की मूवमेंट है इंडिया की, उसके बारे में सब जानते हैं। तो जब आप नॉन अलाइंड हो, यानी आपकी नॉन अलाइनमेंट की मूवमेंट के आपके तमाम कंट्रीज के साथ ताल्लुकात बहुत अच्छी हो, रिलेशंस आपने सबसे बना के रखी हो, और साथ ही जो आपके बड़े गहरे दोस्त हैं उनको भी आप ये कह पाए कि ये जंग का वक्त नहीं है, तो किसी ऐसे ही कंट्री से फिर बात की जा सकती है। यही वजह है कि हम देख रहे हैं कि इस वक्त जो मुल्क इस क्राइसिस में ऐसा रोल प्ले करते हुए नजर आ रहा है, जैसा मैंने आपको बताया कि किन किन हेड ऑफ द स्टेट्स को इंडिया की तरफ से, इंडिया के प्राइम मिनिस्टर की तरफ से कॉल्स गई हैं, और दूसरे मुल्कों की तरफ से कौन कौन से कंट्रीज की तरफ से वहां पर कॉल्स गई हैं, और इस जंग को रोकने की जो है बात हो रही है। में प्राइम मिनिस्टर मोदी ने भी ईरानियन प्रेसिडेंट से भी बात की। इस वक्त अगर देखा जाए तो भारत इस पूरे कॉन्फ्लिक्ट के अंदर जो है वो ज्यादा इफेक्टिव नजर आता है कि दूसरे तो सारे ग्रुपिंग का हिस्सा है। और जो करंट सूरत हाल है जिसमें टोनी बिल्किन साहब जो है उन्होंने मुसलसल टर्की और इजिप्ट और इराक के दौरे किए हैं, इनइफेक्टिव, उससे कुछ भी नहीं हुआ है। और जो बिलखसूस मोदी साहब की इस मामले में ज्यादा इफेक्टिव इसलिए है कि इजराइल में 1 लाख से ज्यादा भारतीय लोग जो है वो काम के सिलसिले में जाएंगे, क्योंकि वहां पे शॉर्टेज हो रही है। और पहले भी आपको पता है 18,000 जो थे वो इंडियन थे इजराइल के अंदर। तो जो रिलेशनशिप, अगर इसके तारीख पे जोर दिया जाए तो भारत और इजराइल के रिलेशनशिप जो है वो बड़े काफी अरसे से और बड़े
क्लोज हैं। मेरे ख्याल में जो भारतीय डिप्लोमेसी है, इट कैन प्ले अ वाइटर रोल इन दैट एरिया, न्यूट्रल, क्योंकि इस वक्त जो मुसलमान दुनिया के अंदर अमेरिका के खिलाफ एक बहुत बड़ा नफरत देखी जा रही है, बल्कि अमेरिका के अंदर भी जो जुलूस निकल रहे हैं उसमें वो बजाय वो इजराइल को ब्लेम करने के वो बाइडेन को ज्यादा ब्लेम कर रहे हैं, क्योंकि असला यहां से जा रहा है, पैसा यहां से जा रहा है। कांग्रेस ने 60 बिलियन अप्रूव किया है। यहाँ पे ये बताना चाहूंगा, ऑकलैंड कैलिफोर्निया में एक शिप जा रहा था इजराइल असला लेकर, तो उसके बाहर भी एहतजाज किया गया, उसके वहां भी नारेबाजी की गई। तो जब अमेरिका की डिप्लोमेसी काम नहीं कर रही वहां पे, तो किसी ऐसे किरदार की जरूरत है जो न्यूट्रल हो, जिसके खिलाफ इस्लामिक वर्ल्ड के अंदर इतने ज्यादा सेंटीमेंट ना हो। तो मैं समझता हूँ इनकी कॉल, मोदी जी ने जो ईरानियन प्रीमियर से बात की है, उससे पहले यूएई की उन्होंने उनसे कॉल की है, मैं समझता हूँ इट विल बी वेरी इफेक्टिव कंपेयर टू द टोनी ब्लिंकन्स एफर्ट्स और किसी और की। और दूसरा, और तो कोई किसी को कोई तवज्जो ही नहीं दे रहा है। बल्कि मैं यहाँ पे आरजू एक और चीज का मुझे जो ज्यादा अफसोस होता है कि मौलाना फजलुर रहमान जाके खड़े हैं कतर के अंदर हमास वालों के साथ, लेकिन ये मुसलमान दुनिया का कैसा डबल स्टैंडर्ड है, बिलखसूस आप पाकिस्तानी लोगों का कैसा डबल स्टैंडर्ड है कि फलस्तीन के लिए आप तड़प रहे हैं। बिल्कुल तड़पना चाहिए आपको, आपके भाई जो हैं, लेकिन आपके अंदर जो टीटीपी वाले घुस के मार रहे हैं, कल उन्होंने एक लेफ्टिनेंट कर्नल है उसको मार दिया है, और उसके पहले उन्होंने मियां वाली अटैक किया है। और ये आपका कैसा डबल स्टैंडर्ड है कि अपने घर से अफगानी मुसलमान भाइयों को निकाल रहे हैं, वीगर मुसलमानों के लिए आप नहीं बोलते। चाइना ने 2000 मस्जिदें गिरा दी हैं चाइना के अंदर, उसके बारे में आप नहीं बोल रहे। रोहिंग्या मुसलमानों के लिए आपकी बिल्कुल आवाज नहीं निकलती है, हालांकि वहां पे आप जा सकते हैं, आप पैसे भी भेज सकते हैं, उधर आपकी कोई तवज्जो नहीं है। लेकिन आप कैसे, किस किस्म के लोग हैं? अपने घर में आग लगी है और आप चले गए हैं कतर। हालांकि वो जो मैं समझता हूँ मौलाना फजलुर रहमान साहब जो कितने इफेक्टिव हो सकते हैं टीटीपी से बात करने के लिए, क्योंकि सारे टीटीपी वाले तो इनके मदरसों के पढ़े हुए हैं, सारे तालिबान तो इनके मदरसों के पढ़े हुए हैं, हकानिया मदरसे से पढ़े हैं। तो अपने घर को बचाने की बात क्यों नहीं करते? क्या बात है? भाग कहते बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना है बिल्कुल। और न, अगर चाइना के साथ हमालिया से ऊपर दोस्ती है तो उनको कौन मस्जिदें क्यों गिरा रहे हो यार? वहां फिगर मुसलमानों की जिंदगी आपको पता है, वहां नमाज नहीं पढ़ सकते आप। सर वहां मोहम्मद नाम नहीं रख सकते, मोहम्मद नाम नहीं रख सकते, रोजा नहीं रख सकते, दाढ़ी नहीं रख सकते वहां। उधर भाग भाग के जाते, कोई डॉलर नजर आते हैं वहां से। ये किस किस्म के स्टैंडर्ड है? ये किस किस्म का इस्लाम का प्रचार कर रहे हो भाई? स्टैंडर्ड अगर रखना है कि मुसलमान भाइयों के साथ आपने खड़े होना है, तो सारों को देखो ना भाई। वो बर्मी मुसलमानों की जो हालत उन्होंने कर रखी वहां पे, उधर नहीं देखते हो आप। रोहिंग्या मुसलमानों को उधर बदर होते फिरते दुनिया में, उनको सर छुपाने की जगह नहीं मिल रही वो। और रोहिंग्या मुसलमानों का और जो वीगर मुसलमानों का मसला आज का तो है ही नहीं, ये तो सालों से चल रहा है। लेकिन बच्चे आपके ऐसे हैं, वो जो आपका इमरान खान तोहफा दे गया इनको ट्विटर का, ये हर चीज ही ट्विटर पे चल रही है, हर चीज कहते हैं जिहाद भी ट्विटर पे है, हर चीज ही ट्विटर पे। और यार तुम पार्टी करने वाले लोगों, पार्टी किया करो, तुम ये जिहाद व्याद की तो सर इनके लिए भी सर पे यूनाइटेड नेशन